देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर हाँ मैम। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर बेसिक ऑफ कॉस्ट पर बाकी नहीं, थोड़ा ही बाकी है, तो आज हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फ्रेशली कोई मतलब इसके बाद का चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग ही होता है, तो वही वाला स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग अलग अलग कॉस्ट पढ़ रहे थे अलग तरीके का, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट जो टर्म पढ़ा था दैट इज इंजीनियर्ड कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर्ड कॉस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट ये क्या होता है? देखो, नॉर्मल कॉस्ट जैसे तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग अगर करते हो कभी, तो नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट वहां सुना होगा। कि नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हमें बेयर करना ही है, अगर कोई एक्टिविटी करना है उसमें कॉस्ट इनकर्ड होता है, तो नॉर्मली जो कॉस्ट हमारा लगता है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। और इसके बाद हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट में पढ़ेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट इनकर्ड नॉर्मली नहीं होने वाला था, बट फॉर सम सिचुएशन ये हो रहा है, तो उसे हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, जो नॉर्मली लगेगा वो हो जाता है नॉर्मल कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोडक्ट का पैकिंग करना है और पैकिंग के बिना वो प्रोडक्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, तो नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा हो रहा है, नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब होता है नॉर्मल कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड नॉर्मली एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट जो भी है हमारा, जैसे अगर हम लोग 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो लेवल ऑफ आउटपुट 1000, 2000 है तो 2000, तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकट होगा, एक लेवल ऑफ आउटपुट को पाने के लिए जो भी हमारा कॉस्ट इनकट होगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट इनकट नॉर्मली एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशंस, अंडर द कंडीशंस in which that in which that level of output is normally attained। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट हमें चाहिए उसके लिए जितना कॉस्ट इनकट करना है उतना ही कॉस्ट इनकट हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, कॉस्ट इनकट नॉर्मली एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। मतलब उतने लेवल ऑफ आउटपुट पाने के लिए हमें जितना कॉस्ट इनकट करना था हम लोगों को उतना ही करना पड़ा, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ा। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। जैसे अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट का पैकिंग करते हैं, उसके लिए पर पैकिंग पे अगर हमारा 2 रुपए का खर्चा होता है, हम लोग 10 प्रोडक्ट पैक करते हैं तो 20 रुपीज का ही खर्चा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर कोई पैकिंग डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, कोई पैकिंग डिस्ट्रॉय हो गया, फिर हम लोगों ने उस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो फिर वो एबनॉर्मल कॉस्ट होगा। डिपेंड करेगा कि केस क्या है, मतलब जो पैकिंग खराब हो गया क्या वो एबनॉर्मल रीजन से हुआ कि नॉर्मल रीजन से हुआ, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो, जो कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लेवल ऑफ आउटपुट हम लोगों ने मान रखा है उसको, उस आउटपुट को पाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। सिंपली द कॉस्ट इनकर्ड अंडर नॉर्मल वर्किंग conditions for a level of production। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट मैंने लिखा है कि सिंपली, मतलब अगर इजीली बोले तो द कॉस्ट इनकट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन चल रहा है, नॉर्मल जो भी कॉस्ट इनकट होना है वो हो रहा है, दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे
कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही वाला एग्जांपल मैंने ले लिया कि प्रोडक्ट को पैक करने का जो कॉस्ट लगता है वो नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, उसके बिना जो है प्रोडक्ट ट्रांसफरेबल नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मल कॉस्ट के बाद हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट। अच्छा, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड at given level of output in the condition in which that level of output is normally attained. It is charged to costing, profit and loss account. So देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड। नॉर्मली ये खर्चा लगने वाला नहीं था एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं उस आउटपुट में ये कॉस्ट इनकर्ड होने का कोई बात ही नहीं था। ठीक है, इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन, नॉर्मली उस आउटपुट को पाने के लिए ये खर्चा होने वाला नहीं था। इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसा खर्चा हो जाता है, मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वहां पर ऐसा कोई खर्चा होने का बात ही नहीं था, फिर भी अगर ऐसा कोई खर्चा हो जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। जैसे कि मान लो मेटेरियल का डैमेज हो जाना, तो इससे लॉस होगा क्योंकि वो मेटेरियल हम लोग यूज नहीं कर सकते प्रोडक्शन पे। ठीक है, या फिर मान लो एबनॉर्मल कॉस्ट जो हो गया, जैसे मान लो कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया, इस वजह से प्रोडक्शन बंद था। ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मल कॉस्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लॉस ऑफ मेटेरियल ड्यू टू फ्लड। ठीक है, जैसे मान लो फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से मेटेरियल लॉस हो गया, तो वो यूजेबल नहीं रहा, फिर से हमें वो कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली वो एक्टिविटी या आउटपुट पाने के लिए हमें ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं करना पड़ता अलग से, अगर फ्लड नहीं आता तो। ठीक है, तो इस तरीके के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, और एक कॉस्ट दैट इज, एक सेकेंड देख लेती हूँ, रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट और इररेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब है, लैंग्वेज से पता चल रहा है, देखो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट होगा, और इररेलिवेंट कॉस्ट का मतलब हो जाता है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम लोग प्रोडक्ट ए बेच रहे थे, पहले हम समझा देते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हम लोग प्रोडक्ट ए बेच रहे थे, ठीक है, अब हम लोगों ने, ये हम लोग बेच रहे थे, अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट ए के साथ साथ प्रोडक्ट बी भी हमें सेल करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए के लिए जो कॉस्ट लग रहा था वो इररेलेवेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो पहले भी था। ठीक है, वो तो कोई नया आइटम है नहीं कि हमें सोचना पड़े कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये तो पहले भी था।
तो प्रोडक्ट ए के साथ जब प्रोडक्ट बी का भी कॉस्ट हम लोग इनकट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बी भी हमें बेचना है तो उसको प्रोड्यूस करना है, तो या फिर किसी से खरीद के प्रॉफिट लगा के बेचना है, जो भी करे क्यों ना, चाहे एज ए ट्रेडर करे चाहे एज ए मैन्युफैक्चरर करे। अब नया न्यू कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या खर्चा होगा वो हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या खर्चा होगा ये हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। जैसे मान लो तुम लोग जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, कोई सीए कर रहे हो, कोई सीएस कर रहे हो, कोई सीएमए कर रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मान लो कि हम लोग एक काम करते हैं इसके साथ साथ जो है, जैसे मान लो कोई अगर सीए कर रहा है तो वो सोच रहा है कि हम इसके साथ सीएस भी कर ले, कोई अगर सीएस कर रहा है सोच रहा है हम इसके साथ सीएमए कर ले। तो अगर एग्जिस्टिंग जो कोर्स में हो उसका खर्चा तुम लोगों के लिए रेलिवेंट ही होगा, क्योंकि वो खर्चा ऑलरेडी कर चुके हो। नया जब कोई कोर्स में एडमिशन लोगे तब डिसीजन लेना पड़ेगा कि खर्चा कितना होने वाला है, तो दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट में ये फर्क है, तो ठीक है चलो लिख लेते हैं रेलिवेंट और इरेलीवेंट में। रेलिवेंट कॉस्ट इज, relevant cost is any cost that can be deemed avoidable only when making specific business decision. Specific business decision. Decisions. When any business decision is being made, when any business decision is being made, the cost incurred afterward are relevant cost. ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, रेलिवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट, ये कोई भी ऐसा कॉस्ट हो सकता है दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल, डीम्ड अवॉइडेबल ओनली व्हेन, हम लोग इसे चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कब कब कर सकते हैं, वैसे तो नाम है रेलिवेंट कॉस्ट, मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, रेलिवेंट है, रेलिवेंसी है मैटर में, फिर भी हम लोग कैन बी डीम्ड टू बी अवॉइडेबल, मतलब सोच सकते हैं कि हम लोग अवॉइड करें। जैसे देखो अभी मैंने बोला ना कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट ए बेच रहे थे, ए के साथ साथ बी भी बेचना चाहते हैं, तो ये खर्चा लग रहा है, ठीक है, ये खर्चा तो लग रहा है, ये भी हमारा जो है कॉस्ट इनकट करवा रहा है, लेकिन अभी ज्यादा फोकस इस पे जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसका हमें हैबिट है, इस ये खर्चे में ये कितना खर्चा होता है इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करने का या किसी से खरीद के सेल करने का, इसका हमें हैबिट है। अगर नहीं है तो प्रोडक्ट बी का तो भी रेलिवेंट कॉस्ट यही आएगा, तो वही बोल रहा है रेलिवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन। ये हम लोग जब कोई स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो ये हम लोग जो है डीम टू बी अवॉइड कर सकते हैं। व्हेन एनी बिजनेस डिसीजन इज बीइंग मेड द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है, ये जो बाद में कॉस्ट इनकर्ड होगा मतलब प्रोडक्ट बी के लिए आर रेलिवेंट कॉस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इररेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है। इररेलिवेंट कॉस्ट, irrelevant cost, it is any cost that has already been paid or accounted for when making a business decision.
नेक्स्ट लिखेंगे एज अ बिजनेस ओनर there is always a business decision. There is always a priority. Sorry, there is always a priority placed on reducing business expenses as much as possible. Irrelevant, अच्छा ऐसे लिखते हैं, it cannot be avoided. तो समझा देते हैं, एक बार लिखो. So more attention is placed on relevant cost both. इसमें एक कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पर लिखते हैं both the relevant and irrelevant cost, both the relevant and irrelevant cost are not represented on a company's cash flow and are not used for accounting purpose. Business owner and decision makers like to reflect on relevant cost when considering pending important decision. तो एक बार बता देते हैं, देखो लास्ट में जो लिखा है ये पहले समझा देते हैं, चाहे रेलिवेंट कॉस्ट हो चाहे इररेलिवेंट कॉस्ट हो, ठीक है, ये कभी भी हमें कोई अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं दिखेगा. मतलब जैसे कोई कंपनी के कैश फ्लो में या फिर कोई अकाउंटिंग फॉर्म में हमें ये वाला नहीं दिखेगा. बेसिकली रेलिवेंट और इररेलिवेंट कॉस्ट का पर्पस क्या है? बिजनेस ओनर मतलब जिनका बिजनेस है वो, या फिर जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, यानी डिसीजन मेकर्स जो है वो अपना डिसीजन किस तरह से लेंगे उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट जो है हेल्प करता है. ठीक है, तो ये डिसीजन मेकर्स लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन रेलिवेंट कॉस्ट व्हेन कंसीडरिंग पेंडिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन. जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वो रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में सोचते हैं. जैसे प्रोडक्ट ए बेच रहे थे, प्रोडक्ट बी बेचना है, प्रोडक्ट बी बेचने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा कितना सही रहेगा डिसीजन, ये सोचा जाता है. तो ये कौन सोचता है? जिसका बिजनेस है वो सोचेगा. अगर बड़ा बिजनेस है, मैनेजमेंट वगैरह बैठा के रखा है तो वो लोग डिसीजन लेंगे. तो
यही बोल रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है अकाउंटिंग फॉर्मेट में हमें ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए, डिसीजंस जो भी लेते हैं मैनेजमेंट में डिसीजन मेकर्स या फिर बिजनेसमैन जिनका ये बिजनेस है, उनके लिए रेलिवेंट कॉस्ट काफी मायने रखता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब रहा यहाँ पर जो मैंने इररेलीवेंट कॉस्ट लिखा है वो पढ़ के बता देते हैं। इररेलीवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? रेलिवेंट तो मैंने समझाया। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब है एनी कॉस्ट दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन, व्हेन एनी बिजनेस डिसीजन इज बीइंग मेड, द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टरवर्ड आर रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। बिजनेस डिसीजन जो हम लोग ले रहे हैं उसके बाद जो कॉस्ट इनकर्ड होगा उसे हम लोग बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। इररेलीवेंट कॉस्ट का मतलब it is any cost that has already been paid or accounted for when making a business decision। जब कभी पहले बिजनेस डिसीजन लिया गया था तब ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकट हो चुका है, ठीक है। जैसे पहले हम लोगों ने सोचा था कि कभी तो सोचा होगा कि प्रोडक्ट ए बेचेंगे, ठीक है, अभी सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट ए के साथ साथ प्रोडक्ट बी भी बेचेंगे। तो प्रोडक्ट ए जब सोचा था बेचेंगे तब वो कॉस्ट इनकट हो चुका था, ठीक है, तो ये हो जाता है इररिलेवेंट कॉस्ट। एज अ बिजनेस ओनर देयर इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी प्लेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एज मच एज पॉसिबल। एज ए बिजनेस ओनर हमेशा हमें ऐसा लगना चाहिए, मतलब ऐसा होता है कि बिजनेस का खर्चा जो है हम लोग जितना कम कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा, तभी तो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये हम लोग इररिलेवेंट कॉस्ट नाम हो सकता है बट ये हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। सो मोर अटेंशन इज प्लेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। हाँ, रेलिवेंट कॉस्ट पे ज्यादा अटेंशन रहता है लेकिन ये भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ए पहले बेचते थे, प्रोडक्ट भी अभी बेचेंगे, तो प्रोडक्ट ए तो था ही, छोड़ो उसका खर्चा जो हो रहा था वो तो होगा ही। जैसे मैंने बोला कि तुम लोग एक कोर्स में एडमिशन ले रखे हो तो उस पर जो भी खर्चा करना था कर चुके हो। अब ये तुम लोग के लिए ना उतना रेलिवेंट नहीं होगा, तुम लोग क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है वो तो हो गया ना, वो जो खर्चा हो गया सो हो गया, अभी नए वाले का सोचना चाहिए। तो वैसे ही तो वो हो जाता है मतलब इररिलेवेंट कॉस्ट, लेकिन वहां भी तो कॉस्ट इनकट हुआ है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट इनकट नहीं हुआ है, ठीक है। और रेलिवेंट कॉस्ट जो है, रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब है हर एक डिसीजन के लिए जो कॉस्ट इनकट होगा, हर एक बार नया नया डिसीजन के लिए जो कॉस्ट इनकट होता है, दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट। जैसे मान लो तुम लोगों के पास एक कॉस्ट का बुक है, तुम लोग सोच रहे हो कि अकाउंट्स का भी बुक ले लोगे, तो कॉस्ट का बुक जो पहले ले चुके हो उसका जो कॉस्ट इनकट हुआ इररिलेवेंट। अब नया जो अकाउंट्स का बुक लेने जा रहे हो उसके लिए जो खर्चा होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये इररिलेवेंट कॉस्ट को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये अवॉइडेबल कॉस्ट नहीं है कि ये करो या ना करो, मतलब अभी के लिए हर बार हर डिसीजन के हिसाब से जो है हमारा कॉस्ट चेंज होता है, ठीक है। कॉस्ट इसको रेलिवेंट कॉस्ट को अगर एक ही सेंटेंस में बताना हो ना तो ऐसे बता सकते हैं, कॉस्ट दैट चेंज विथ ईच डिसीजन वी मेक। मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन अपना हर एक डिसीजन के लिए जो कॉस्ट आगे इनकट करने वाला है दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये लास्ट पैरा तो मैंने पहले ही समझा दिया, रेलिवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट। अच्छा चलो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ डिफरेंस जो है, मतलब यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंस है, हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि पहला लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है, मतलब मॉनिटरी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। जैसे कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब सोचो ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, एक सिंपल सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रोडक्ट बेच के क्या मिला, सर्विस बेच के क्या मिला, और नेट प्रॉफिट क्या हुआ, मेंटेनेंस खर्चा, ये सब माइनस करने के बाद, ठीक है। और बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी का क्या हालत है, तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डिटेल्स देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें ये बताता है कि कॉस्ट कितना इनकट हो रहा है कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पर यूनिट बेसिस पे, या फिर स्पेसिफिक जो भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बेसिकली हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा। फिर हम लोग इससे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करें या कॉस्ट को रिड्यूस करें। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किस चीज में हेल्प करेगा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस ऑफ ascertainment of cost for the purpose of cost. For the purpose of cost control and decision मेकिंग। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ascertainment ऑफ कॉस्ट, जैसे कि कॉस्ट शीट, ये सबसे पहला पॉइंट होता है। कॉस्ट शीट जो बनता है वो टोटल हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा। तो कॉस्ट ascertainment हम लोग कर सकते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ascertain कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट इनकट हो रहा है सर्विस प्रोवाइड करें या फिर प्रोडक्ट बनाए, फॉर द पर्पस ऑफ, ताकि हम लोग अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, फर्दर डिसीजन ले पाए। कॉस्ट रिड्यूस करना है तो जैसे कि डिसीजन मतलब कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें, क्या करें ना करें, ये सब डिसीजन ले सकते हैं। जो प्रोडक्ट बना रहे फर्दर बनाए या ना बनाए, ठीक है, ये सब हमें हेल्प होता है। ये कौन, नेक्स्ट लिखेंगे ओवरऑल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ओवरऑल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही पता चल जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो टू परचेज, तो कॉस्ट पता चला, टू वेजेस कॉस्ट पता चला, टू मान लो फ्रेट इनवर्ड तो कॉस्ट पता चला, और उसके साथ साथ जब जीपी एनपी कैलकुलेट करते हो तो कॉस्ट प्रॉफिट पता चला, सैलरी कॉस्ट पता चला। ठीक है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीज का ही जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर detailed cost and profit for each product and process। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किस चीज का हेल्प करता है, हमें हम लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें डिटेल्स, कॉस्ट का डिटेल्स दे देगा, प्रॉफिट का भी डिटेल्स दे देगा। जैसे कॉस्ट शीट में क्या होता है, कॉस्ट का भी डिटेल्स है, फिर हम लोग सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो प्रॉफिट भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं हर एक प्रोडक्ट का, और उसके साथ साथ प्रोसेस के बारे में भी हमें बता सकता है। जब प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो वहां से हम लोग प्रोसेस जो अप्लाई कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हर एक प्रोसेस पे कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा एम्फेसिस ऑन रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग करने में ज्यादा जो है एम्फेसाइज करता है, मतलब जैसे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, ये सारी चीज मतलब हर एक चीज का रिपोर्ट देता है। ठीक है, या फिर तुम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन जाता है उससे रेशियो एनालिसिस, इससे ये पता कर पाते हैं कि कंपनी कितना वीक है कितना स्ट्रांग है, थ्रू करेंट रेशियो, थ्रू डेटा टर्नओवर रेशियो, हर एक रेशियो का अपना अपना कंसेप्ट होता है, एंड उस रेशियो के बेसिस पे जो है हम लोग ये डिसीजन ले पाते हैं कि कंपनी का क्या हालत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें एनालिसिस देता है। ठीक है, रिपोर्टिंग देता है, फंड फ्लो ये हमें रिपोर्ट देता है कि कितना फंड हम लोगों ने कहाँ से फंड मतलब एप्लीकेशंस कहाँ से हुआ और फंड का सोर्सेस कहाँ से था। ठीक है, तो ये मेनली हमें रिपोर्टिंग देता है कि क्या सिचुएशन है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो आइडेंटिफाई, रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो टेस्ट वगैरह होने के बाद जो दिखता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। ठीक है, मतलब एक्टिविटीज हो चुका है। रिपोर्टिंग का मतलब
मतलब ये होता है कि जो बन चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कैसा है, मतलब उससे कंपनी का क्या सिचुएशन है ये पता करना, दैट इज रिपोर्टिंग। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज पे जो है हमें हेल्प करता है, एम्फेसिस ऑन कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है उस पे ज्यादा मतलब यहाँ पर एम्फेसिस किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, हम लोग ये पता करते हैं कि कॉस्ट को किस तरह से हम लोग जो है कंट्रोल करें, इस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर 4th नंबर पे लिखेंगे डज नॉट हेल्प इन responsibility fixation the expenses as the expenses can't be identified as controllable and non-controllable। ये सब कौन एंटर करने का कोशिश करता है मुझे ये नहीं समझ में आता है, अजीब बात है, मतलब पता नहीं। हम तो सिर्फ स्टूडेंट लोगों को ही शेयर करते हैं लिंक, अब हम तो किसी और को शेयर करेंगे नहीं, पता नहीं बाकी लोग तो उसे कहाँ कैसे शेयर होता है ये मुझे नहीं समझ में आता, मतलब कोई भी एंटर करने का कोशिश करे, अब हम तो किसी को शेयर नहीं करेंगे, क्या पता क्लास डिस्टर्ब करके क्या मिलता है, जो भी करता है ऐसा काम, आई डोंट। नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, बट डिस्टर्ब करने का मुझे नहीं पता। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम लोगों में से कोई कर रहा है, लेकिन कोई तो कर रहा होगा ना, जितने लोगों का क्लास है मैंने सबको शेयर किया होगा, बट किसी से तो जाता होगा बाहर लिंक, क्योंकि हम तो नहीं शेयर करेंगे, क्या पता। हेल्प्स इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, মানে আমার মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় বাংলাতে একটা কথা আছে, নেই কাজ তো খই ভাজ, সেই রকমই ব্যাপার হয়ে গেছে, কাজ নেই তো লোককে ডিস্টার্ব করবে। ভালো, আমাকে কেউ একটু দিয়ে দিক সময়, এত সময় যার কাছে আছে, মানে যে করছে ডিস্টার্ব আমি তার কথা বলছি। আচ্ছা দেখুন, जो भी does not help in responsibility fixation as the expenses can't be identified as controllable and non controllable। बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं पर पर्सन पे, ठीक है, इसीलिए कॉस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल या कंट्रोल, कॉस्ट यहाँ पर जो भी इनकट होता है वो तो ना तो हम लोग कंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल वे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे हम लोग कॉस्ट भी कर सकते हैं कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आपका काम है कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये जो होता है कि कॉस्ट कंट्रोल या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे रिड्यूस करें या फिर एज इट इज रखें, यानी कि कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल जो है करना है या नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं देता है, क्यों, क्योंकि ये तो जो एक्टिविटी हो जाता है उसको रिकॉर्ड करता है, फिर वो कॉस्ट कंट्रोल एंड कंट्रोलेबल में तो नहीं आएगा। जैसे मटेरियल खरीद लिया, तो मटेरियल खरीद लिया तो फिर वहां पर जो है रॉ मटेरियल जो है इसका कॉस्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा, परचेज बोल के इतना, अब उस कॉस्ट को कंट्रोल एंड कंट्रोल, वो तो खर्चा हो गया, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि एस्टिमेटेड वे में बनता है, एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के पहले ही कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है, तो ये पता कर पाते हैं कि जो मतलब कॉस्ट जो है इसे, इसके लिए हम लोग अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हेल्प्स इन रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, इसीलिए बोला है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में हेल्प करता है। अच्छा नेक्स्ट देखो 5th नंबर, डील्स विथ
पास्ट डेटा, अब ये भी मैंने बोला ये पास्ट डेटा पे काम करता है। deals with present, future data and also makes use of both historical cost and predetermined cost. ये जैसे कि पास्ट डेटा मैंने बोला कॉस्ट इनकट हो गया उसके बाद रिकॉर्ड होता है। डील्स विद प्रेजेंट का कॉस्ट से भी डील करते हैं, फ्यूचर में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, बजट कॉस्टिंग, तो वो तो फ्यूचर एस्टिमेटेड में भी बनता है। एंड ऑल्सो मेक यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जनरल रिपोर्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर जो है जो रिपोर्ट बनता है जैसे कि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू से, बैलेंस शीट के थ्रू से, ठीक है, यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, जनरेट यहाँ पर हो जाएगा जनरेट्स स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। स्पेसिफिक रिपोर्ट बनता है, मतलब अगर किसी कंपनी में 5 प्रोडक्ट बन रहा है तो 5 प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रिपोर्ट बनेगा कि प्रोडक्ट ए को बनाने का खर्चा, प्रॉफिट, ठीक है, और प्रोडक्ट बी को बनाने का खर्चा, प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, तो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर रिपोर्ट बनते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस with outsiders like purchase, material, etc. ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो आउटसाइडर के साथ जो होता है वो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि परचेज किया हम लोगों ने, जैसे ट्रेडिंग में लिखा सैलरी पे किया, इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे रिकॉर्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरडिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, इंटरडिपार्टमेंटल मटेरियल। तो ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ट्रांजैक्शन होता है, आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी रिकॉर्ड करते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल वगैरह भेज रहा है तो उसका भी रिकॉर्डिंग हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ओनली मॉनिटरी इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डिंग। सिर्फ मॉनिटरी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी।
जैसे कि स्टॉक का इंफॉर्मेशन भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। ये हो गया पहला डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, चल देख सकते हो, ठीक है। कभी कभार अगर एग्जाम में आ जाए जैसे कि थियोरेटिकली तो लिख सकते हो, और बाकी पॉइंट्स भी जो है हमें छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हेल्प करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंट। records only quantitative aspect। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड कर पाता है, लेकिन ये क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव को भी रिकॉर्ड करता है। क्वालिटेटिव मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, ठीक है। मतलब क्वालिटी का भी जो है रिकॉर्डिंग ये करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसीलिए तो इन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मतलब जो मैनेज कर पाते हैं। रिकॉर्ड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे रिकॉर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। रिकॉर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। बोल रहा है कि रिकॉर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट और एंड प्रोवाइडिंग ए सर्विस। अगर हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करता है। और ये किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, और कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए रखने के लिए जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए इस बात का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डील्स विथ कॉस्ट एज एसर्टेन। कॉस्ट को एसर्टेन करना इसका मेन काम है। वाइड स्कोप इंक्लूडिंग बजटिंग, टैक्स प्लानिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, ठीक है, जिसमें हम लोग बजटिंग भी कर सकते हैं, बजट करके प्लान करना, ठीक है। डिसीजन लेना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो डिसीजन के लिए ज्यादा जाना जाता है। टैक्स प्लानिंग वगैरह ये सब करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर यूज बोथ पास्ट एंड
प्रेजेंट फिगर, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस्ड विथ प्रोजेक्शन फिगर्स और फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर में जो है ये देखो यूज बोथ पास्ट प्रेजेंट फिगर को लेके काम करता है। ये नॉर्मली फ्यूचर के जो मतलब फिगर मतलब प्रोजेक्टेड फिगर्स जो है उस पे लेके ज्यादा बात करता है। ठीक है, अच्छा, और एक एग्जाम और एक डिफरेंस लिख पाएंगे लास्ट। ठीक है, और एक डिफरेंस लिख पाएंगे पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट मैंने लिखवाया है दोनों डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंस लिख पाएंगे। ठीक है, तो पीरियड कॉस्ट जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो है ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट के कॉस्ट को बताया जा रहा है। ठीक है, और ये कितने टाइम वो कॉस्ट इनकट होता है, दैट इज पीरियड कॉस्ट। इफ टाइम पेन देन we should pay it in spite of manufacturing is going on or not, is going on or not। मतलब मैन्युफैक्चरिंग चले या ना चले, अगर टाइम स्टार्ट हो गया तो ये पे करते जाना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें, हमें अगर लोन लिया है और लोन का इंटरेस्ट भरने का टाइम आ जाता है तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, इफ टाइम स्पेंड देन वी शुड पे इट इन स्पाइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। ठीक है, और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है अगर हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे तभी इनकट होगा। इफ वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट देन ओनली इनकट। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तभी इनकट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने कोई क्ले पॉट बनाया, ठीक है, तो अगर ये बनाएंगे तभी ये खर्चा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई बेंच बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है, तो ये बेंच अगर मैन्युफैक्चर होगा तभी इसका खर्चा इनकट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट 2, नॉट इंक्लूड इन इन्वेंट्री। ये हमें प्रोडक्ट के स्टॉक मतलब जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है यानी कि स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, उसमें इंक्लूडेड हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो है प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये ऑब्वियसली जब ये स्टॉक बन के रहेगा जो भी प्रोडक्ट है तो वो इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। या फिर ऐसे लिख देते हैं इन्वेंट्री इंक्लूडेड पीरियड कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे सेलिंग कमीशन, ऐसा खर्चा। ठीक है, ओवरहेड किसी भी तरह का इनडायरेक्ट खर्चा और सेल्स जनरल कॉस्ट, ओवरहेड कॉमा दे दो, ओवरहेड कॉमा सेल्स जनरल कॉस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कॉमा सेल्स जनरल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब खर्चा जो है ये हम लोग का होता है पीरियड कॉस्ट। ठीक है, पीरियड वाइज ये सब पे होता है, इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट।
ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का बेसिक ऑफ कॉस्ट कंप्लीट होता है, मतलब जितना भी सारा टर्मिनोलॉजी या फिर इंपॉर्टेंट जो भी था मैंने सारी चीज लिखवा दी है। ठीक है, काफी लिखवा दिया, अगर लिखोगे तो तुम लोग के लिए बेटर है, कॉपी में रह जाएगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, पढ़ के जा सकते हो एग्जाम के लिए, चाहे एमसीक्यू पर्पस हो चाहे लिखना हो, हर एक सवाल का आंसर तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो शायद सेकंड वाला पीडीएफ है, इसके पहले भी मेरा लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटेरियल कॉस्टिंग। इसके बाद मेटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट होता है, मेटेरियल फिर लेबर फिर ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कॉस्ट शीट। तो इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग का मतलब मेटेरियल जो खरीदा जाता है उसका कैलकुलेशन, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस बारे में, लेकिन आज नहीं करेंगे हम लोग, आज बस इतना ही करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्रेशली हम लोग मेटेरियल कॉस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास इतना ही रखते हैं।